घनश्याम बच्चों के स्कूल के बाहर खड़ा होकर छुट्टी होने का इंतजार कर रहा होता है। अरे यार, एक तो बच गया, ना जाने कब इन बच्चों की छुट्टी होगी। इतने में स्कूल की घंटी बजती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होते ही सारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल के बाहर निकलने लगते हैं। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी घनश्याम एक औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चों को घर ले जा रही होती है। अरे बहन जी, 1 मिनट रुकिए जरा। आपका बच्चा बहुत ही टैलेंटेड लग रहा है शक्ल से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोबर। बहुत अच्छा नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर घनश्याम दूसरे बच्चों के पास चला जाता है और सभी से उनका नाम पूछने लगता है। लगता है ये आदमी कोई पागल है, जब देखो तब बच्चों के नाम पूछा करता है। चलो बेटा बबलू, घर चलते हैं, वो अंकल पागल हैं। अरे छोटू बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अभी आपने ही तो बताया छोटू बेटा, मेरा नाम छोटू बेटा है। वो भागकर दूसरे बच्चे के पास जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। आजकल के बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। अरे बेटा रुको रुको, तुम्हारा नाम क्या है? अंकल, मेरा नाम है गोवर्धन पर्वत। सारे बच्चे घनश्याम को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। लगता है इन बच्चों को पता चल गया है कि मैं इनसे इनका नाम पूछ लूंगा। इसी वजह से ये लोग सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। निकलता हूँ यहाँ से। अरे समधन जी, मेरे ख्याल से इस बच्चे का नाम रखते हैं बाल गंगाधर तिलक। अरे नहीं समधन जी, मैं बाल गंगाधर तिलक जी का सम्मान करती हूँ, इसलिए इतना बड़ा नाम मैं अपने बच्चों का नहीं रख सकती। हाँ सही बात है ममता, हो सकता है हमारा बेटा बड़ा होकर बेवकूफ निकल जाए, इससे बाल गंगाधर तिलक जी का अपमान हो जाएगा। चुप कर, कैसी अपशगुन वाली बातें कर रहा है तू समझदार नहीं बना तो क्या हुआ, मेरा पोता तो समझदार बनेगा। क्या हुआ, आप बच्चों के नाम पता करने गए थे ना, कोई नाम दिमाग में आया? अरे पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, अजीब अजीब नाम रखने लगे हैं अपने बच्चों के। किसी का नाम गोबर, किसी का नाम गोबरदास, तो कोई रामदयाल, तो कोई पप्पू। अरे दामाद जी, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, यहीं बैठकर हम लोग बच्चे का नामकरण कर लेते हैं ना। अरे सासू माँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, ये बच्चा भी तो बड़ी मेहनत से हुआ है। ममता घनश्याम की बात सुनकर शर्मा जाती है। मेरे ख्याल से इसका नाम पंकज रखते हैं। अरे नहीं समधन जी, पंकज नाम रख देंगे तो हमेशा उदास रहेगा। अरे आप लोग आपस में लड़ो मत, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? सुनो, एक नाम सासू माँ सजेस्ट करेंगी और एक नाम सजेस्ट करेंगी माँ। बच्चा जिसका भी नाम सुनकर मुस्कुराएगा उसका दिया हुआ नाम ही रखा जाएगा। ठीक है, आजकल के हिसाब से बच्चे का नाम रवि रख देते हैं। माँ आप बताइए। विक्रम। अब आप दोनों बारी बारी से बच्चे के चेहरे के सामने उसका नाम लीजिए और उसे हंसाने की कोशिश कीजिए। दोनों उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करने लगती हैं। बच्चा हंसता तो नहीं है, पर अपनी नानी और दादी के ऊपर सुसु कर देता है। किसी का नाम पसंद नहीं आया। घनश्याम की माँ उसे जोरदार तमाचा मारती है। 2 कौड़ी का तेरा आइडिया। दादी और नानी बाथरूम में नहाने चली जाती हैं। रात में घनश्याम और उसकी पत्नी ममता आपस में बातें कर रहे होते हैं। ममता, ऐसा करते हैं हम आज रात ही अपने बच्चे का नामकरण कर लेते हैं, सिर्फ हम दोनों मिलकर। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। रहने दीजिए, आपका कोई भी आइडिया काम नहीं आया। आपके आइडिया की वजह से सासू माँ और मेरी माँ नाराज हो गई। चलो अच्छा ठीक है, इस बार मैं कोई आइडिया नहीं बताता, तुम ही बताओ। आज रात एक माँ अपने बच्चे का नामकरण करके एक नया इतिहास लिखने वाली है। ऐसा करते हैं, पूरे शहर भर में पैम्पलेट चिपका देते हैं। उस पोस्टर में लिखते हैं जिसका दिया गया नाम सबसे अच्छा होगा वही नाम इस बच्चे का रखा जाएगा और उसे 2 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। क्या बात है ममता, इससे तो हमारा बच्चा पूरे शहर में फेमस हो जाएगा। पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में फेमस हो जाएगा, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं। घनश्याम ऐसा ही करता है, पूरे शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपका देते हैं। अगले दिन ही उसके घर के बाहर भीड़ लगने लगती है। हजारों की संख्या में लोग घनश्याम के घर के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि हर कोई बच्चे का नाम सोचकर आया था और उसे 2 लाख रुपए भी तो लेने थे। अरे माँ, सासू माँ, जल्दी से बाहर आओ। ममता देखो, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। देखो हमारे बच्चे के नामकरण में पूरा शहर आया है। घनश्याम की माँ, उसकी सासू माँ और उसकी पत्नी ममता छत पर आ जाते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं तो लोगों का जमावड़ा लगा होता है। सैकड़ों लोग उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं, अपने हाथों में एक बोर्ड लेकर जिसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज से ये पूरा शहर मेरा परिवार है। बहू, तू और तेरा बेटा बहुत खुश नसीब है, क्योंकि उसके नामकरण में पूरा शहर आया है। माँ जी, सासू माँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। हमारे घर के बाहर तो इतनी भीड़ लगी हुई है जितनी शाहरुख खान के घर के बाहर लगती है उसके बर्थडे वाले दिन।
इतने में वहाँ पर सारी भीड़ बेकाबू हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी एक को 2 लाख रुपए चाहिए थे। लेकिन भीड़ को काबू करने के लिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है। एसीपी साहब एक माइक ले लेते हैं और कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। बहन जी, यहाँ पर पुलिस के नाते तो आए ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग भी अपनी तरफ से आपके बच्चे का नाम सजेस्ट करेंगे। हो सकता है कोई पुलिस वाला 2 लाख रुपए जीत जाए। हाँ, क्यों नहीं एसीपी साहब, मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि हमारे शहर की पुलिस फोर्स भी हमारे बच्चे के नामकरण में आई हुई है। तभी एसीपी साहब की नजर एक बहुत ही गरीब बच्चे की तरफ जाती है। एसीपी साहब उसके पास जाते हैं। अरे बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम भी बच्चे का नामकरण करने आए हो क्या? नहीं अंकल, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ देखी तो मैंने सोचा कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ खाने को मिल रहा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। पर वो लोग किसी को खाना नहीं दे रहे, मैं तो बस खाने का इंतजार कर रहा हूँ। इतना सुनकर एसीपी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक पेपर पर एसीपी साहब नाम लिखते हैं, आकार। उसके बाद उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर घनश्याम के परिवार को वो नाम दिखाने लगते हैं। माँ, उन एसीपी साहब के कंधे पर जिस बच्चे ने नाम ले रखा है वो देखिए ना, आकार। बहुत यूनिक नाम है ना। कहते हैं ईश्वर निराकार है, लेकिन हमारा उस निराकार को आकार बनाने आया है, इसलिए आज से इसका नाम आकार होगा। अब नीचे चलते हैं और इस बच्चे को 2 लाख का इनाम दे देते हैं। घनश्याम का परिवार अपने घर के बाहर आता है और उसके बच्चे का नाम आकार रख दिया जाता है। पूरा शहर बहुत खुश हो जाता है और पटाखे छुड़ाने लगता है। उस गरीब बच्चे को घनश्याम के परिवार की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। एसीपी साहब, मैं आपकी सारी हरकतें देख रहा था। आपने ही पेपर में एक नाम लिखकर इस बच्चे को पकड़ाया था ना, आपने बहुत अच्छा किया। आई एम प्राउड ऑफ यू सर। जय हिंद, जय हिंद। शाम को घनश्याम अपने पूरे परिवार के साथ बैठा होता है। अब उसे बहुत राहत मिल चुकी है, क्योंकि वो कई दिनों से अपने बच्चे के लिए नाम ढूंढ रहा था। घनश्याम, तो फिर बच्चे का नामकरण कल रखते हैं और दावत में पूरे शहर को बुलाते हैं। क्या बात है सासू माँ, मुझे नहीं पता था कि आपका दिल इतना बड़ा है। बहू, तुझे तो अभी बहुत सारी बातें नहीं पता है। वैसे दामाद जी, मैंने आपकी और एसीपी साहब की सारी बातें सुन ली थी। एसीपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। माँ, हमें उस बच्चे का पता लगाना चाहिए। हो सकता है वो कोई अनाथ हो, बेचारा भी बहुत छोटा है, ठीक से बोल भी नहीं पाता। हमारे इतने बड़े घर में सिर्फ एक छोटा बच्चा है, क्यों ना हम उसे गोद ले लें। क्या बात है बहू, तेरा दिल तो मुझसे भी बड़ा निकला। यहाँ पर भी कंपटीशन। आपकी बहू हूँ तो आपसे एक कदम आगे तो रहूंगी ही ना। लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज के जमाने में भी मुझे आप लोग जैसा परिवार मिला। घनश्याम, अब जा, जल्दी से जाकर उस बच्चे का पता लगा और उसे यहाँ पर लेकर आ। कल दोनों का नामकरण एक साथ करते हैं। उस बच्चे को भी हम अपना एक नया नाम देंगे, क्योंकि उसने हमारे बच्चे को नाम दिया है। घनश्याम एसीपी साहब के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वो बच्चा एक अनाथ ही था और सिग्नल पर भीख मांगता था। इसलिए घनश्याम उस गरीब बच्चे को ढूंढकर गोद ले लेता है। अगले दिन आकार और उस गरीब बच्चे का एक साथ नामकरण कर दिया जाता है। वैसे घनश्याम जी, मेरे ख्याल से इस बच्चे का नाम निराकार रखते हैं। बड़ा भाई निराकार, छोटा भाई आकार, जोड़ी मस्त रहेगी। क्या बात है एसीपी साहब, आज तक का सबसे अच्छा नामकरण हुआ है आज के दिन। देखो, पूरा शहर आया हुआ है और जोड़ी भी आपने क्या खूब बना दी। जब मेरा बच्चा बड़ा होगा ना, तब इसे बताऊंगा कि कितना बड़ा हुआ था इसका नामकरण। अगर नामकरण में पूरा शहर आया है तो इसकी शादी में क्या होगा? शादी में पूरे देश को बुलाएंगे और क्या। और अब से तो मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, अब हम सब एक साथ रहेंगे। हाँ ममता, एक बच्चे का नाम ढूंढने के चक्कर में हमें दूसरा बेटा भी मिल गया। इसी को कहते हैं भगवान की कृपा। इस तरह से एक अनाथ को भरा पूरा परिवार मिल जाता है और घनश्याम के बच्चे का नामकरण भी हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज भाभी के साथ ऐसा प्रैंक करूंगा कि मजा ही आ जाएगा। रोहन और उसकी भाभी सरिता एक दूसरे के साथ प्रैंक करते रहते हैं। सरिता रोहन से 2 साल बड़ी है और जब से सरिता इस घर में बहू बनकर आई है, तब से रोहन के साथ उसकी पक्की दोस्ती हो गई है। दोनों हमेशा एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं। आज रोहन ऐसे ही हंसी मजाक वाले मूड में है। लगता है भाभी सो गई है। अभी जाके भाभी के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ बना देता हूँ, बहुत मजा आएगा। रोहन पेन लेकर सरिता के कमरे में गया। दोपहर का वक्त था, सरिता गहरी नींद में थी। उसी का फायदा उठाकर रोहन ने सरिता के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ बना डाला और वो कमरे से चला गया। शाम के 5 बजे सरिता की नींद खुली।
तभी बाहर से उसकी सास ने उसे बुलाया। अरे बहू, 5 बज गया है, चाय बना दो। हाँ माँ, बना देती हूँ। सरिता को अपने आप को आईने में देखने का मौका नहीं मिला। वो रसोई में चली गई और चाय बना कर ले आई। सोफे पर सरिता की सास जानकी, ससुर हरिहर, सरिता का पति मनोज और देवर रोहन बैठे हुए थे। लीजिए, चाय बन गई है, पी लीजिए। लेकिन तभी सरिता को देखकर सभी हंसने लगे। सरिता घबरा गई। ये क्या बहू, ये किसने किया तुम्हारे साथ? क्या हुआ? क्या बात है? आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? अपने आप को आईने में देखो बहू। अरे तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी मूंछ कहाँ से आ गई? सरिता ने अपने आप को आईने में देखा और उसे सब कुछ समझ में आ गया। मुझे पता है ये किसने किया है। बदमाश, तूने क्यों किया ऐसा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाभी। वैसे मस्त लग रही हो आप। सभी हंसने लगे। बदला लेने के लिए रात को जब रोहन बाथरूम में घुसा, तब सरिता ने बाहर से बाथरूम की लाइट बंद कर दी। भाभी ऐसा मत करो, मुझे डर लगता है। ये तो तुम्हें मेरे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ ड्रॉ करने से पहले सोचना चाहिए था। अब देखो कैसा लगता है। सरिता ने बदला ले लिया। रोहन ने सोचा, ठीक है, अभी कर लो, मैं तो अब इससे भी दमदार कुछ करूंगा, देख लेना। अगले दिन रोहन कॉलेज निकल गया। कॉलेज में उसका एक दोस्त था जिसे ऊट पटांग चीजें खरीदने की आदत थी। उस दोस्त ने रोहन को एक चीज दिखाई। ये देख रोहन, मैंने कल ये दवाई खरीदा है। दवाई? अब इस दवाई में क्या होता है? ये हंसने की दवाई है। ये किसी को खिला दो तो वो पूरे 24 घंटे तक हंसता रहता है ना मस्त? अरे ये तो कमाल है यार। तभी रोहन के दिमाग की घंटी बजने लगी। कल घर में मेहमान आने वाले हैं। हाँ, कल भाभी को ये दवाई खिला दिया तो मजा ही आ जाएगा। बोरिंग दिन मजेदार बन जाएगी। तो ले जा एक। अरे एक से क्या होगा भाई, 2 देना। अरे 2 दवाई एक साथ मत खिलाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। अरे ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत पेल, दे 2 दवाई। रोहन अपने दोस्त से वो दवाई लेकर घर लौट आया। अगले दिन उसके भैया और भाभी की शादी के 3 साल पूरे होने वाले थे और इस सालगिरह पर घर में मेहमान आने वाले थे। सुबह के 5 बजे से घर में उसकी तोड़जोड़ शुरू हो गई। बहू, जल्दी जल्दी काम करना है, शाम तक सभी आ जाएंगे। हाँ माँ, खाना वाना बना कर रखना होगा, बहुत काम है। तभी वहां रोहन आ गया। क्या भाभी, क्या चल रहा है? सब बढ़िया? रोहन, अभी बहुत काम है, अभी तंग मत करो। मैं क्या हमेशा तंग ही करता हूँ आपको? रोहन बेटा, आज तेरी भाभी को परेशान मत कर, तू जा यहाँ से। आज घर में मेहमान आने वाले हैं बेटा। ठीक है, कीजिए काम वाम, मैं चलता हूँ। उस वक्त रोहन वहां से चला गया क्योंकि उसकी माँ भी मौजूद थी। सास बहू काम में बिजी हो गए। सुबह के 10 बजे रोहन रसोई में आया। तब रसोई में कोई नहीं था। काम करके सभी थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। रोहन ने एक गिलास पानी लिया और उसमें एक हंसने वाली दवा मिला दी। एक से क्या ही होगा यार, दूसरा भी मिला ही देता हूँ। रोहन ने दूसरी दवा भी पानी की गिलास में मिला दिया। अब आएगा मजा। रोहन पानी का गिलास लेकर अपनी भाभी के पास गया। भाभी, अब पानी पी लो ना, अब बहुत थक गई होंगी। बाप रे, तुम मेरे लिए पानी लेकर आए हो? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अरे नहीं भाभी, आप बस मुझे गलत ही समझती रहती हो। आप सुबह से काम करते करते थक गई होंगी, इसलिए ले आया। और ठीक है, नहीं पीना है तो मैं इसे फेंक देता हूँ। नहीं, फेंको मत। मेरे प्यारे देवर जी मेरे लिए पानी लेकर आए हैं और मैं ना पीऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। दो मुझे। सरिता ने एक ही बार में ग्लास का पूरा पानी पी लिया। रोहन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। आधे घंटे बाद सरिता कमरे से बाहर आई। बहू, चलो बाकी का काम निपटा लेते हैं। ये सुनकर सरिता जोर जोर से हंसने लगी। हाँ माँ, बाकी का काम। क्या हो गया तुम्हें बहू? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे हंसी आए। नहीं, आपने बोला ना बाकी का काम। चलिए बाजी, बाकी का काम। हंसते हुए सरिता रसोई में चली गई, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। काम करते करते सरिता हंस हंस कर बैठ जाने लगी। बहू, अचानक से तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? पता नहीं माँ जी, बस हंसी आ रही है, बहुत खुशी हो रही है। हंसते हंसते सरिता ने बाकी का काम भी पूरा कर लिया, लेकिन असली मजा तो गेस्ट आने के बाद ही होने वाला था। 4 बजते बजते मेहमान आने लगे। पूरा परिवार सज धज कर तैयार हो गया और सभी मिलकर मेहमानों का ख्याल रखने लगे। आइए मिस्टर एंड मिसेस चौरसिया। लेकिन आप दोनों क्यों? आपका बेटा कहाँ गया?
अरे उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, बुखार है उसे, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा है बेचारा। ये सुनकर बाकी सबको तो बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन सरिता को बड़ा मजा आया। बुखार है, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, तो फिर टॉयलेट कहाँ कर रहे हैं? बिस्तर में ही। अरे ये क्या बदतमीजी है सरिता, ये सब क्या बोल रही हो तुम? बीमार है बेचारा। अरे जितना भी बीमार क्यों ना हो, टॉयलेट जाने के लिए तो उठना ही पड़ेगा ना, नहीं तो पैंट में ही हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। बस मुझे बहुत मजा आ रहा है। नॉनसेंस हरिहर, ऐसी बदतमीज बहू है तुम्हारी? अरे नहीं, बदतमीज तो नहीं है, बड़ी अच्छी बहू है मेरी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा कर रही है। आप आइए ना, समोसा जलेबी लीजिए। हरिहर ने कैसे भी करके सिचुएशन को संभाला। रोहन दूर से ये सब देख रहा था और मजे ले रहा था। वो अपनी भाभी के पास आया। क्यों भाभी, मजा आ रहा है ना? हाँ रोहन, बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं कैसे, लेकिन सिर्फ मजा ही आ रहा है। इतना भी मत हंसिए भाभी, पेट दर्द करेगा। करने दो, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। इसके बाद सरिता ठंडा ठंडा जूस लेकर लोगों के पास जाने लगी। आप लोग जूस लेंगे क्या? किस चीज का जूस है? अरे वो मुझे क्या पता, पीना है कि नहीं। हंसते हुए सरिता का हाथ कांप गया और जूस उस औरत पर गिर गया। अरे बदतमीज, मेरा कपड़ा खराब कर दिया, मुझे नहीं रुकना यहाँ। वो चली गई। मनोज सरिता को कमरे में ले गया। क्या हो गया है तुम्हें, इतना हंस क्यों रही हो? मुझे नहीं पता, बहुत मजा आ रहा है। अरे अपने आप को संभालो, मेहमान आए हुए हैं, सभी को खाना खिलाना है। लेकिन जितना समय गुजर रहा था, उन दवाइयों का असर उतना ही बढ़ रहा था। ऐसे ही सरिता हर काम में गड़बड़ करने लगी। किसी आदमी की मूंछ पकड़कर हंसने लगी तो किसी के औरत के पल्लू से उसने अपना नाक साफ कर लिया। सभी सरिता से परेशान हो गए और एक एक करके वहां से जाने लगे। तभी एक औरत ने फोन उठाकर किसी से बात की और रोने लगी। क्या हुआ मिसेस शर्मा, रो क्यों रही हो आप? मेरा बच्चा, मेरा टॉमी अभी मर गया। मैंने उसे कभी कुत्ते की हैसियत से नहीं देखा, मेरा बच्चा था वो। कुत्ता कभी बच्चा होता है क्या? मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो आप। और मर गया तो क्या हुआ, कुत्ता ही तो था, दूसरा खरीद के ले आइए। किसी की डेथ को लेकर मजाक करती हो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। इसके बाद सभी चले गए बिना खाना खाए। बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई इस परिवार की। लेकिन सरिता की हंसी नहीं रुकी, बल्कि और भी बढ़ती गई और उसका पेट दर्द करने लगा। पेट पकड़कर वो सो गई, लेकिन हंसी नहीं रोक पाई। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां बेहोशी की दवाई देकर उसे शांत किया गया। अब रोहन को बुरा लगने लगा। क्या करूं, मैंने तो मजाक मजाक में ये सब किया था, लेकिन अब तो मामला सीरियस हो गया। अगले दिन सरिता ठीक होकर लौटी और सभी सरिता को उल्टा सीधा कहने लगे। रोहन को बहुत बुरा लगा और उसने सब सच सच कह दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और कभी ऐसा नहीं करूंगा। सभी रोहन पर बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन भाभी देवर पर कब गुस्सा करती। सबसे पहले सरिता ने ही रोहन को माफ कर दिया। उसके बाद भी दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन प्रैंक करना बंद कर दिया, क्योंकि हर चीज एक लिमिट में होती है। हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।